यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने देखा था 20वीं शताब्दी में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे राजस्थान में, उनमें हमने एक तो मोतीलाल तेजावत के आंदोलन देख लिए थे, जिसमें एक ही आंदोलन था उनका, और दूसरा हमने गोविंद गिरी जी के आंदोलन देखे थे, जिनमें भगत आंदोलन और संप सभा की बात हमने देखी थी। अभी हम अपनी इस जनजाति आंदोलन की सीरीज में तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मीना जनजाति के आंदोलन, और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इसमें। तो ये हम एक बार देखते हैं दोस्तों, मीना जनजाति के आंदोलन क्यों हुए और वो कौन कौन उसके नेता थे, ये सब जो है डिटेल से हम देखते हैं। तो मीना जाति का आंदोलन दोस्तों, उसके पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्यों मीना जनजाति आंदोलन की राह पर चली, या क्यों उनको ज़रूरत पड़ी आंदोलन करने की। तो दोस्तों 11वीं 12वीं शताब्दी तक बताते कि जो जयपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र है, ये मीना जनजाति बाहुल्य क्षेत्र था, तथा यहाँ पर मीना जनजाति का एक जो राज होता है पुश्तैनी, वो भी इस क्षेत्र में था। यहाँ पे मीनाओं के राजा हुआ करते थे, और जो है उनका यहाँ पे राज चलता था। उनमें जो जगह है जैसे खो है, खो दोस्तों ये वो जगह है जो जब आगरा से जब हम जयपुर की तरफ एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक टनल बनाई गई है दोस्तों। जो टनल बनाई गई है, इस टनल के आसपास का ये क्षेत्र है, ये खो खो कहलाता है। तो खो क्षेत्र गैटौर क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पर जयपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं। माछी क्षेत्र और झोंटवाड़ा क्षेत्र, ये सब क्षेत्र मीनाओं के द्वारा शासित क्षेत्र थे। यहाँ पे मीनाओं का राज था। उसके बाद दोस्तों 12वीं शताब्दी पहुँचते पहुँचते यहाँ पे एक कछवाहा राजपूत जो नेता था, उनका दुल्हे राय, इनकी एंट्री होती है, और वो जो है इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाना शुरू करते हैं। एक एक करके मीना जो उनके सरदार या राजा होते हैं उनको वो वहाँ से आउट करते हैं, और एक एक करके इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। और 12वीं शताब्दी के अंत तक लगभग इन क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो धीरे धीरे हुआ क्या दोस्तों कि जो मीना जनजाति थी, ये जो थे धीरे धीरे यहाँ से खिसक कर, और एक खैराड़ क्षेत्र होता है वहाँ की तरफ इन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर इनका बाकायदा जो है इनका अपना राज चलता था, इनका अपना आधिपत्य था खैराड़ क्षेत्र में। तो खैराड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? खैराड़ क्षेत्र दोस्तों हम देखते हैं खैराड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। अ, एक मिनट। तो जैसे ये हमारा राजस्थान का क्षेत्र है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है। तो इसमें दोस्तों ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, ये हमारी अरावली का क्षेत्र है। अब इस अरावली के क्षेत्र में यहाँ से यहाँ पे पड़ती है दोस्तों जो कुंभलगढ़ का किला है, और कुंभलगढ़ के किले के पास में खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, और उन खमनौर की पहाड़ियों से नदी निकलती है दोस्तों एक, उस नदी का नाम है बनास नदी, जो यहाँ पे चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ये चंबल है, और ये अपनी जो है बनास नदी, बनास नदी। तो बनास नदी का जो दोनों तरफ का क्षेत्र है दोस्तों, दोनों तरफ का जो क्षेत्र है यही कहलाता है खैराड़ का क्षेत्र। तो
बनास नदी के ये दोनों तरफ का जो क्षेत्र है ये आपका है खेराड़ का क्षेत्र। ये आप ध्यान रखना, कभी ज्योग्राफी में भी या फिर उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि खेराड़ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। तो ये खेराड़ का क्षेत्र है, बनास नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो खेराड़ क्षेत्र है। और इसको खेराड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इस पे खैर के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की यहाँ पे बहुत बहुतायत से पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का जो नाम है वो खेराड़ क्षेत्र डाल दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों खेराड़ क्षेत्र पर मीनाओं ने अपना आधिपत्य कर लिया वहाँ जाके। तो राजपूत जब उसके बाद फिर 1818 में 1818 में क्या हुआ कि अंग्रेज और राजपूतों के मध्य इंग्लिश और राजपूतों के मध्य संधि हुई। और 1818 की जो संधियां हुई राजपूत रियासतों के साथ में अंग्रेजों की, उन संधियों के तहत अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। तो जो खेराड़ क्षेत्र था वहाँ भी मीणाओं पर इन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की। और उस क्षेत्र में जो है केराड़ के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ मीना डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करी, मेर क्षेत्र बनाया, टाड़गढ़ बसाया इन्होंने, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है टाड़गढ़, कर्नल टॉड के नाम पे इसका नाम रखा। तो टाड़गढ़ इन्होंने बसाया। तो टाड़गढ़ ये सब मीनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, और इन्होंने एक मीना रेजिमेंट का गठन किया जिसमें कि मीनाओं के जो युवक होते थे उनको भर्ती किया जाने लगा, जिससे कि मीनाओं द्वारा ही मीनाओं पर ये नियंत्रण अपना रख सकें। तो मीना रेजिमेंट बनाई गई। इस तरह से इन्होंने मीनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश करी। 1815 में खेराड़ के मीनों के लिए देवली में एक सैनिक छावनी भी बनाई थी दोस्तों, राजस्थान में। यह आपको पता होगा कि देवली सैनिक छावनियाँ थी कुल 6, जिनमें से एक छावनी देवली में भी थी। जो सारी छावनियाँ थी वो कौन कौन सी थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में 6 कौन कौन सी छावनियाँ हैं। तो दोस्तों उनमें है एक तो नसीराबाद, एक है दोस्तों आपकी नीमच, एक है ब्यावर, एक है खैरवाड़ा, एक है दोस्तों आपकी यही वाली देवली टोंक, और एक है आपकी एरनपुरा। तो इस तरह से 6 अंग्रेजों जो थी सैनिक छावनियाँ थी अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई राजस्थान में। इन पे भी कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी छावनी राजस्थान में है या नहीं है, इस तरह से कोई भी पूछ सकता है। तो ये 6 छावनियाँ आप याद रखना। इसके बाद क्या हुआ कि देवली में सैनिक छावनी बना दी, परंतु फिर भी मीणाओं द्वारा अंग्रेजों की नई प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध किया गया। साथ ही जब 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, तो मीणाओं ने उसमें जो क्रांतिकारी थे हमारे 1857 के, उनका साथ दिया था। तो इन चीज़ों से अंग्रेज और जो है किलस गए कि भाई ये जो है नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 1871 में अंग्रेज़ों ने एक अपराधी जाति अधिनियम बनाया। उसके द्वारा मीनाओं के जो वयस्क व्यक्ति थे उनको जो है पुलिस थानों में उनकी उंगलियों के निशान और उनकी अनुपस्थिति अनिवार्य कर दी कि डेली उनको पुलिस थानों में जाके अपने हाजिरी देनी है और अपने उंगलियों के निशान उन सबको पुलिस थानों में अपने देने सैंपल, नहीं तो उनको 3 साल की कैद होगी और 500 रुपये जुर्माना होगा। तो इस तरह से भांति भांति तरीकों से मीणा जनजाति का उत्पीड़न किया गया, जिससे ये धीरे धीरे चोरी डकैती की तरफ उन्मुख होने लगे। ऐसे उत्पीड़न जो है इतिहास रहा है कि जब भी किसी जाति या जनजाति या किसी विशेष जाति का उत्पीड़न होता है प्रशासन के हाथों, तो निश्चित रूप से वहाँ पे किसी ना किसी तरह का जो है जो
कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। तो ये निश्चित रूप से इनके अंग्रेज़ों के उत्पीड़न से यहाँ भी ये कानून व्यवस्था की जो समस्याएं पैदा हुई और मीणा जनजाति चोरी डकैती जैसे कामों की तरफ भी उन्मुख हुई। उसके बाद दोस्तों एक समय आता है 1924 का, जब भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या बात करता है कि जो सभी मीना जो थे उनको वही सेम कि भाई थानों में या फिर पुलिस के पास आके अपनी उपस्थिति देनी है डेली। और जो भी जयपुर राज्य ने क्या किया कि भाई एक जरायम पेशा कानून पारित कर दिया। सेम जैसे भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास किया, वही सेम कानून जरायम पेशा कानून के तौर पे पास कर दिया। और ये जरायम पेशा कानून क्या करता था कि प्रत्येक जो मीणा जाति के को एक तो इन्होंने अपराधी जाति घोषित कर दिया, और उनके जो स्त्री पुरुष जो भी वयस्क लोग थे सबको थानों में जाके अपना उपस्थिति देनी है डेली तौर पर। तो ये एक तरह से उनका उत्पीड़न इस तरीके से किया गया। 1930 में ये कानून पारित हुआ था, जराइम पेशा कानून, और जयपुर जो है स्टेट ने इसको पास किया था। जैसे आज की डेट में राजस्थान कोई कानून पास करता है किसी विषय पर, और उसी विषय पर अगर केंद्र सरकार भी कानून पास कर देती है, वैसे ही उस टाइम पे भारत सरकार ने पास किया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, और जयपुर राज्य ने पास किया जरायम पेशा कानून। दोस्तों ये कानून जो है मीणा जन आंदोलन में एक क्या कहते हैं कि चिंगारी का काम इस कानून ने किया, और जो मीना जन आंदोलन था उसको इस कानून से हवा यहाँ से हवा लगी। और 1924 में जो है मीणा जाति के लोगों ने इसका विरोध किया सबसे पहले, और इनमें से छोटू राम जरवाल जी, महादेव राम पावड़ी और जवाहर मीणा, ये इनके मुख्य मुख्य नेता थे। जरवाल साहब, पावड़ी जी, मीणा जी, इन्होंने मीणा जाति सुधार समिति बनाई। तो ये याद रखना दोस्तों कि मीणा जाति सुधार समिति से जुड़े हुए जो नेता थे, छोटू राम जरवाल, महादेव राम पावड़ी और जवाहर मीणा। इस तरह से मीणा जाति सुधार समिति के जरिए इन्होंने समाज सुधार की काम किए, जैसे पाठशालाएं खोलना, पुस्तकालय खोलना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब। 1933 में दोस्तों मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा, और जयपुर के जरायम पेशा कानून का इसके द्वारा विरोध किया गया। 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, और इसमें राजस्थान से भंवरलाल, बिरधीचंद और सूठालाल मीणा ने जयपुर से भाग लिया दोस्तों। तो मीणा जनजाति आंदोलन में 3 नाम और जुड़ जाते हैं, भंवरलाल, बिरधीचंद और सूठालाल मीणा। इस जो सम्मेलन था दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का, इसमें भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का विरोध किया गया दोस्तों। तो 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा बनी, और 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा ने दिल्ली में अपना अधिवेशन किया। ये याद रखना आप। 1944 में दोस्तों एक का बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। अप्रैल 1944 में हुआ क्या कि मीणाओं के लिए अब तक का सबसे जो महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि एक जैन मुनि थे मगन सागर, मुनि मगन सागर। ये जैन मुनि ने मीणाओं के लिए एक पुस्तक लिखी, और उसका नाम था मीन पुराण। मीन मीन जो है दोस्तों, ये मछली को कहा जाता है मीन, और इसका संस्कृत में शब्द है मत्स्य, मत्स्य जिसको बोलते हैं। तो मत्स्य मत्स्य ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि पहले हमारे यहाँ एक मत्स्य नाम से जनपद भी था, मत्स्य जनपद जिसको कहते हैं। और अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र था ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत ही आता था। तो मत्स्य जनपद का मतलब था मीन, मछली से ही। तो इस जनपद में उस टाइम पे ये अनुमान है कि भाई मत्स्य जनपद में भी निश्चित रूप से
मीना जनजाति का ही बाहुल्य रहा होगा, जिसकी वजह से इसका नाम मत्स्य जनपद डाला गया। और तो वापस हम अपनी बात पे लौटते कि मुनि मगन सागर जो थे, ये वास्तविकता में पहले एक मीना युवक थे जिन्होंने दीक्षा लेकर मुनि मगन सागर बने, और इन्होंने मीन पुराण लिखा, और एक इन्होंने मीणा सुधार समिति का गठन किया, और जिसका जो है नीम का थाना में एक सम्मेलन इन्होंने बुलाया और उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। तो मुनि मगन सागर ने यहाँ पे दो चीज़ हो गई, एक तो मीन पुराण मुनि मगन सागर लिख रहे हैं, और एक मीणा सुधार समिति का गठन कर रहे हैं। और नीम का थाना में इनकी अध्यक्षता में जो है 1944 में मीणाओं का सम्मेलन हुआ, और मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष बनाए गए बंशीधर शर्मा जी। राजेंद्र कुमार लक्ष्मी नारायण झरवाल इसके सदस्य थे। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा दोस्तों कि छोटू राम झरवाल मीणा आंदोलन से जुड़े हुए थे, और यहाँ पे दूसरा नाम झरवाल के नाम से आता है, लक्ष्मी नारायण झरवाल। तो ये दोनों नाम आप याद रखना। तो इस तरह से ये व्यक्ति जो थे मीणा जन आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1945 में मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में दूसरा सम्मेलन हुआ। अब मीणा सुधार समिति का गठन कहाँ हुआ? नीम का थाना में। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? नीम का थाना में 1944 में, और दूसरा मीणा सुधार समिति का सम्मेलन हो रहा है श्री माधोपुर में 1945 में, जिसमें जराम पेशा कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया कि भाई इस कानून को हटाओ, नहीं तो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। एक आदिवासियों के जो नेता कह लो उनको, या मसीहा कह लो दोस्तों, ठक्कर बापा थे। ये आदिवासियों के लिए काम करते थे गुजरात राज्य में। तो इन्होंने जो है एक पत्र लिखा उस समय जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्ज़ा इस्माइल खान। मिर्ज़ा इस्माइल खान जिनके नाम पर MI रोड का नाम पड़ा हुआ है आज दोस्तों, वही मिर्ज़ा इस्माइल खान को इन्होंने पत्र लिखा, और इन्होंने सिफारिश की कि ये कानून जो है जरायम पेशा कानून जो है समाप्त किया जाए, क्योंकि ये उत्पीड़न के करने वाला कानून है। और इस तरह से दोस्तों इनके पत्र जो है, और इस तरह के जो दबाव डाले गए कि जयपुर राज्य ने ये कानून 3 जुलाई 1946 को दोस्तों समाप्त कर दिया। 3 जुलाई 1946 को जरायम पेशा कानून जयपुर राज्य ने समाप्त कर दिया। और ठक्कर बापा जो थे दोस्तों, ये गुजरात में जो है आदिवासियों के लिए काम करते थे, उनकी जो है भलाई के लिए। तो इन्होंने इसके लिए एक भील सेवा मंडल की स्थापना भी की थी वहाँ पे, भील सेवक मंडल बनाया था। और दोस्तों ठक्कर बापा जो थे ये महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित था हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ में ये जो है जुड़े हुए थे। साथ ही महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके द्वारा बनाया हुआ था एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो एक संगठन बनाया था, उससे भी ये जुड़े हुए थे। तो इस तरह से दोस्तों ये दो संगठनों से जुड़े हुए थे, हरिजन सेवक संघ और सर्वेंट थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हरिजन सेवक संघ से जुड़े हुए थे, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी, उससे ये जुड़े हुए थे। तो ठक्कर बापा, इनका पूरा नाम अमृतलाल विठल दास ठक्कर था। तो ये इन्होंने भी मीना आंदोलन में भागीदारी करी और जयपुर के प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखा। फिर दोस्तों 28 अक्टूबर 1946 को बागाबास में मीनाओं का एक सम्मेलन होता है। वहाँ पे मीनाओं ने चौकीदारी प्रथा को त्याग दिया। अब ये चौकीदारी प्रथा क्या थी? चौकीदारी प्रथा थी कि मीणा और भील ये दोनों में ही प्रचलित थी। ये प्रथा ऐसी थी कि भाई
जो मीणा जनजाति के लोग कुछ कानून व्यवस्था के लिए परेशान ही बनते थे, तो उनके लिए राजा क्या करता था कि भाई आप लोगों को ये ज़मीनें हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस क्षेत्र की चौकीदारी करेंगे। इस तरह से मीणाओं के लिए राजा ज़मीन के बदले में चौकीदारी की जिम्मेदारी दे देता था। तो ज़मीन के बदले में मीणा जो है चौकीदारी करते थे, तो उनको चौकीदार मीणा कहा जाता था। अब उस समय मीणाओं ने चौकीदारी की जो जिम्मेदारी थी उससे त्यागपत्र दे दिया कि हम चौकीदारी नहीं करेंगे, लेकिन जो ज़मीनें चौकीदारी के बदले में हमें दी गई हैं वो ज़मीनें भी हम वापस नहीं करेंगे। ये सम्मेलन 1940 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1940 में बागाबास में हुआ। तो जयपुर राज ने दोस्तों चौकीदार मीणाओं को कहा कि भाई जो ज़मीनें हमने आपको दी हैं चौकीदारी के बदले में उन्हें वापस करो, क्योंकि आप चौकीदारी अगर त्यागपत्र दे रहे हो, चौकीदारी नहीं कर रहे हो, तो ज़मीनें वापस करो। जिसका मीणाओं ने फिर 6 जून 1947 को जयपुर में भारी विरोध किया। तो इस तरह से दोस्तों मीणाओं का जो आंदोलन है वो पटाक्षेप होता है। मीणाओं ने विरोध किया और जो है उन्होंने ज़मीनें नहीं वापस नहीं दी। और फिर 1952 में जब जो है लोकप्रिय सरकार बनती है, विधानसभा बनती है हमारे राजस्थान की, तो फिर जो यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल, उनके हस्तक्षेप के जरिए से फिर मीणाओं पर लगाए गए सारे प्रतिबंध भी हटा दिए गए। साथ ही जो ज़मीनें थी चौकीदारी की वो भी उनसे नहीं ली गई। तो इस तरह से मीणा जन आंदोलन का पटाक्षेप होता है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम और भी बहुत सारी वीडियो जो है लाने वाले हैं। बिल्कुल अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछली वीडियो इसके पिछले पार्ट 2 से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने बात करी थी जो जनजातीय आंदोलन थे उनकी, गोविंद गिरी जी के आंदोलन हो या मोतीलाल तेजावत जी के आंदोलन, तो उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस हम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? 1911 में, 1912 में, 1913 में, 1914 में? तो इसका आंसर है दोस्तों निश्चित रूप से 1913। तो 17 नवंबर 1913 में ये घटना हुई थी मानगढ़ की। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोलियारी, मावड़ी, झाड़ोल, बांसिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोलियारी। और झाड़ोल ठिकाना वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपनी जो है झाड़ोल के ठाकुर के पास कामदार की नौकरी करी थी दोस्तों। यहाँ पे मोतीलाल तेजावत ने ठाकुर के पास कामदार की नौकरी करी थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? माणिकलाल वर्मा, मिस्टर हॉलैंड, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पथिक? तो दोस्तों माणिकलाल वर्मा जी निश्चित रूप से जो है मेवाड़ में सक्रिय थे, बट ये इनकी जो भागीदारी रही वो बिजौलिया आंदोलन में ज़्यादा रही। बिजौलिया का किसान आंदोलन हुआ उसमें इनकी भागीदारी ज़्यादा रही। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा माणिकलाल वर्मा जी का। मिस्टर हॉलैंड हैं, ये थे एजीजी टू गवर्नर जनरल। एजीजी होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ये एजेंट टू गवर्नर जनरल होते थे जो, जैसे अंग्रेज़ों का राज था इंडिया पे, तो पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होता था। अब जो उस पूरे भारत में जहाँ भी रियासतें थी जहाँ पर राजा का राज चलता था, उन रियासतों पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल अपना एक एजेंट नियुक्त करता था। उस एजेंट को एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो पूरे राजस्थान की जो राजपूताने की रियासत थी उनके लिए उन्होंने एक एजीजी नियुक्त किया था,
और वो था मिस्टर हॉलैंड। तो ये हॉलैंड उस टाइम पे एजीजी था। मनीलाल कोठारी और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक निश्चित रूप से बिजोलिया आंदोलन में सक्रिय थे, और मोतीलाल तेजावत से उनका संपर्क था, लेकिन बहुत कम था। उन्होंने सक्रिय रूप से मोतीलाल तेजावत जी का जो एक ही आंदोलन था उसमें भाग नहीं लिया था। और विजय सिंह पथिक जी मोतीलाल तेजावत के आंदोलन का समर्थन भी नहीं करते थे, ये आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि विजय सिंह पथिक जी उनके जो मोतीलाल तेजावत जी का जो अपना कार्य करने का तरीका था उससे वो संतुष्ट नहीं थे। एक थे मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी निश्चित रूप से महात्मा गांधी के ये क्लोज थे, और ये कई राजस्थान में जो आंदोलन हुए थे उन कई आंदोलनों में महात्मा गांधी जी की तरफ से स्थिति की जांच के लिए भी आए थे। और निश्चित रूप से दोस्तों, जब मोतीलाल तेजावत मेवाड़ राज्य की जेल में थे 9 वर्ष तक, तो उस समय मणिलाल कोठारी जी ने ये सिफारिश करी थी, और इन्हीं के जो है दबाव से उनको जेल से मुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा मणिलाल कोठारी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी हम जो है इस सीरीज